हेलो एवरीवन, एमपीएसआई 2022 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ का यह है पार्ट 18 और 31 अक्टूबर 2017 की शिफ्ट 2 का ये सेकंड पार्ट है। 71 तक इसके पिछली वीडियो में हमने देख लिए थे। उसके बाद 72 क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई या सरल करना है। 5 की पावर 9 है और इसका 6th रूट लगा हुआ है और फिर इसका भी 3rd रूट लगा हुआ है और पूरे के ऊपर पावर है 4 और इसी तरह से यही सेम लिखा हुआ है इनटू में दूसरा। तो पहले हम एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसी को हम इनटू में करके लिख देंगे। इसको सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका ये है कि जो नंबर अंदर लिखा हुआ है, अंदर एक ही नंबर लिखा हुआ है 5, तो ये हो गया 5 और इस 5 की पावर हम लगाएंगे। इसमें दो नंबर आएंगे, एक अंश और दूसरा हर, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो इसमें जो भी पावर लगी हुई हैं उनका मल्टीप्लाई करके हम इसके ऊपर वाले पार्ट में लिखेंगे। यहाँ पर कितनी पावर लगी हुई है? 5 की पावर 9 है और ये पूरे के ऊपर पावर लगी हुई है 4, तो 9 इंटू 4 36। तो इस 36 को हम लिखेंगे ऊपर और जो भी नंबर इसमें रूट में लिखे हुए हैं, रूट में लिखा है 6 और दूसरा लिखा है 3, तो 3 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिखेंगे 3 इंटू 6 18। इसको कैंसिल कर देंगे, 18 से कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो यहाँ से हमें मिल गया 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 हमें मिला, हमने इसको सॉल्व किया तो, और सेम टू सेम ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जब इससे हमें 5 की पावर 2 मिला है तो इससे भी हमें 5 की पावर 2 ही मिलेगा। तो इसके मल्टीप्लाई में हम एक और 5 की पावर 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है और आधार समान है। जब भी कभी दो नंबर मल्टीप्लाई में हो और आधार समान हो, जैसे a और a आधार या बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर्स जुड़ जाती हैं, ये हो जाएगा m प्लस n। उसी तरह से यहाँ पर 5 और 5 आधार या फिर बेस सेम है, तो इनकी पावर्स जुड़ जाएंगी, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 की पावर 4, ऑप्शन 3rd। और दूसरा तरीका, अगर हम इसको बेसिक से सॉल्व करें, सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है 5 की पावर 9 और 5 की पावर का 6th रूट लगा हुआ है। रूट मतलब 1/6 होता है, इसका मतलब 5/9 के ऊपर पावर लगी हुई है 1/6। 1/6 अब इतना हमने ले लिया, इसकी 3rd रूट लगा हुआ है, मतलब घनमूल लगा हुआ है। और रूट का मतलब क्या होता है? 1 के डिवाइड में लिखते हैं। कितना लिखेंगे घनमूल को? 3, 1/3। तो इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/3, क्योंकि किसी भी रूट को हम 1 के डिवाइड में करके लिख सकते हैं, जिसका भी वो रूट होगा वो यहाँ पर नीचे आ जाएगा और इसी की ही हम पावर लगा देंगे। अब इस पूरे के ऊपर पावर लगी हुई है 4, तो इसके ऊपर सबसे बड़ी पावर भी 4 लगी हुई है। यहाँ पर तो 5 की पावर 9 हो गया 1/6, फिर इसकी पावर 1/3 और इसकी पावर 4। तो पावर के ऊपर पावर्स लगी हुई हैं। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर लगी होती है और इसके ऊपर फिर पावर होती है, तो उन पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू n। उसी तरह से हम जितनी भी पावर लगी हुई हैं, यहाँ पर 2 थी, अगर 2 पावर हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितनी भी पावर हैं सभी को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 9, इसका इंटू करेंगे हम 1/6 में, इसका इंटू करेंगे हम 1/3 में, फिर इसका इंटू करेंगे हम ऊपर की पावर 4 में। अब इनको हम कैंसिल कर देंगे। 9 3 से डिवाइड होगा 3 बार और 6 3 से डिवाइड होगा 2 बार और 2 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा 2 बार। तो यहाँ से हमें मिल गया 5 की पावर 2। जब इस वाले पार्ट से 5 की पावर 2 मिला है तो इससे भी हमें 5 की पावर 2 ही मिलेगा, क्योंकि सेम है और बीच में ये मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, यहाँ पर फिर से वही चीज हो गई, आधार समान है तो इसकी घात जुड़ जाएंगी, तो 2 और 2 हो जाएंगे 4। पावर को हम जोड़ देंगे, 2 प्लस 2 4। ये हो जाएगा आंसर 5 की पावर 4, ऑप्शन 4th। ये है करेक्ट आंसर 5 की पावर 4। नेक्स्ट है, एन अमाउंट ऑफ मनी, कोई धनराशि को PQR में बांटा जाता है 2:7:9 में।
और P और Q का टोटल शेयर या P और Q का हिस्सा R के शेयर के R के हिस्से के बराबर है, तो हमें डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है P और Q के हिस्से का। यहाँ पर रेशो दिया गया है P, Q और R का 2:7:9। इस अनुपात में उस धनराशि को या अमाउंट को P, Q, R में बांटा गया है और क्वेश्चन में बोला है कि P और Q का हिस्सा बराबर है R के हिस्से के, और हमें अंतर बताना है P माइनस Q का कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रेशो दिया गया है और P प्लस Q इक्वल टू R, और इसमें से किसी एक की भी वैल्यू पूरी नहीं दी गई है, तो इसका आंसर हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डेटा इनएडिक्वेट, अपर्याप्त आंकड़े, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य 24 एप्पल का सेम है या बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 12 एप्पल के या 12 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो यहाँ पर 24 एप्पल्स की सेलिंग प्राइस, 24 एप्पल्स की कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बराबर है 12 एप्पल की सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य के। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस डिवाइड में ले आएंगे सेलिंग प्राइस को, और ये यहीं पर कैंसिल हो गए 12 से 2 बार, तो यहाँ पर बचा 1 और इस 2 को हम डिवाइड में ले आएंगे तो 1/2। यहाँ से हमें रेशो मिल गया कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, 1 में खरीदा और 2 में बेचा। प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम सबसे पहले प्रॉफिट पता होना चाहिए। प्रॉफिट कितने का हुआ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, और डिवाइड में कॉस्ट प्राइस लिखते हैं तो डिवाइड में 1 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 100%। प्रॉफिट परसेंट हो गया 100%। आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है एक पर्सन या एक आदमी के पास एक केमिकल है या एक रसायन है जिसकी कीमत है 25 रुपए प्रति लीटर। अब वह उस रसायन में किस रेशो में, किस अनुपात में पानी मिलाए जिससे जो मिश्रण बनेगा उसको 20 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। मतलब जब वह उस रसायन में पानी मिलाएगा तो एक मिश्रण बनेगा, अब वह उस मिश्रण को बेचेगा 20 रुपए प्रति लीटर की कीमत से, जिससे उसे 25% का प्रॉफिट होगा। तो ऐसा करने के लिए उसे उस रसायन में पानी किस रेशो में मिलाना चाहिए या किस अनुपात में मिलाना चाहिए। मिक्सचर एंड एलिगेशन या मिश्रण के तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ हैं, एक तो रसायन है, दूसरा उसमें पानी मिला रहे हैं। तो रसायन के लिए हम C लिख रहे हैं और पानी के लिए वाटर। इसमें हम केवल कीमत या क्रय मूल्य लिखेंगे। तो रसायन का क्रय मूल्य या फिर उसकी कीमत कितनी है, 25 रुपए, और पानी की कितनी है, पानी की तो 0 होती है, या फिर यहाँ पर दी नहीं गई है तो हम 0 मान रहे हैं। 25 रुपए हो गई रसायन की और 0 हो गई पानी की। और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो किस अनुपात में मिलाएंगे वही हमें बताना है। अब मिलेंगे तो एक मिश्रण बनेगा, तो उस मिश्रण की कीमत हम यहाँ लिखेंगे। जो मिश्रण बन रहा है, कीमत मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हम यहाँ पर लिखेंगे। और जो ये मिश्रण बन रहा है इसकी सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य क्वेश्चन में दिया गया है 25 नहीं 20 रुपए प्रति लीटर बेच रहा है, यानी कि मिश्रण की सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हो गया 20, और प्रॉफिट कितना है, 20 में बेचने पर उसे प्रॉफिट होगा 25% का। अब हमें सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट परसेंट पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस पता कर सकते हैं कितनी होगी, और वही कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस ये विक्रय मूल्य 20 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी कीमत है, ये मतलब क्रय मूल्य है, और ये भी क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर भी हमें क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस ही लिखनी पड़ेगी, इसलिए हम ये 20 को यहाँ पर नहीं लिख सकते। प्रॉफिट हो रहा है 25% का, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं हम, कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले से, या फिर हम परसेंट से निकाल लें। प्रॉफिट हो रहा है 25% का, 25% मतलब फ्रैक्शन में या भिन्न में देखें तो 1/4, या परसेंट का साइन हटाएंगे, डिवाइड में 100 लिखेंगे तो 25 100 4 बार कट जाएगा तो 1/4 ही मिलेगा।
अब इस फ्रैक्शन या भिन्न का मतलब होता है 4 कीमत है और 4 की कीमत पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है या 4 की कॉस्ट प्राइस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब पहले 4 कीमत थी और 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो बेचा कितने में होगा? 5 रुपए में, क्योंकि तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा जब 5 में बेचेगा तो। और बेची गई कीमत हमें पता है 20, तो इस 5 के बराबर में हम 20 लिख सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 1 इक्वल टू यहाँ से हमें मिल गया 4। अब 1 इक्वल टू 4 है तो इस 4 के बराबर हम पता कर सकते हैं, और 4 क्या थी? कॉस्ट प्राइस। तो 4 के बराबर यहाँ से हम निकालेंगे 4 इंटू 4 16। 4 यानी कि ये कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस मतलब कि ये क्रय मूल्य, जो कि हमें मिल गया 16। अब इस 16 को हम लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हम रेशो फाइंड कर लेंगे। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और 16 में से 0, इन दोनों का अंतर हमें मिल जाएगा 16। ये मिल गया हमें रेशो केमिकल का 16, केमिकल या रसायन का, और वाटर का या पानी का मिल गया 9, 16:9। और यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि किस अनुपात में पानी को रसायन में मिलाया जाए। मतलब पानी को मिला रहे हैं रसायन में, मतलब हमें पानी और रसायन का अनुपात पता करना पड़ेगा, तो हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9:16। अब ये हो जाएगा आंसर 9:16, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अ मैन, एक आदमी किसी आर्टिकल को या किसी वस्तु को 20% के लॉस पर बेचता है, और यदि वह उसे 12 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे प्रॉफिट होता है 10% का। तो हमें कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य बताना है उस वस्तु का। तो वस्तु का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि 100 है। ये हो गया क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। और वह आदमी इसे पहले 20% के लॉस पर बेच रहा था। 20% का लॉस मतलब 80 रुपए में बेच रहा होगा पहले। 100 कीमत थी, 20% का लॉस हो गया, 20% की हानि हो गई, तो 20% 100 में से हम माइनस करके मतलब 100 का 80% हम निकाल देंगे, जो कि 80 मिलेगा। अब वह अगर इसे 12 रुपए अधिक में बेचता है तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। 10% का प्रॉफिट मतलब 100 में 10 जोड़कर 110% हम निकाल दें, मतलब 110 रुपए में बेचेगा बाद में। पहले बेच रहा था 80 में, बाद में बेचा उसने 110 में, मतलब बेची गई कीमत में कितने का अंतर है? 80 और 110 में अंतर है 30 का। और यही अंतर हमें रुपए में पता है कि 12 रुपए अधिक में बेच रहा था बाद में, मतलब इस 30 को हम 12 रुपए के बराबर में लिख सकते हैं। यहां से 1 के बराबर निकालेंगे, 30 को इसके डिवाइड में ले आएंगे तो 1 इक्वल टू मिलेगा 12/30। और हमें वस्तु का क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस पता करनी है, जो कि 100 थी। तो 1 इक्वल टू 12/30 है, तो यहां से हम 100 के बराबर निकाल सकते हैं। दोनों तरफ 100 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 1 100 मिलेगा, इक्वल टू 12/30 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 का, और इसे सॉल्व कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा 12, और 4 इंटू 10 40। तो कॉस्ट प्राइस आ गई 40 रुपीज। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5 ऑफ हाफ ऑफ अ नंबर। हाफ मतलब 1/2 ऑफ अ नंबर इज 20। मान लो कोई नंबर है, हम मान लेते हैं कि x है, तो इस नंबर का 1/5 मतलब 1/5, फिर इसका भी 1/5 और इसका हाफ मतलब आधा, तो 1/2 इंटू एक्स बराबर है 20 के। अब उसी नंबर का, उसी संख्या का हमें 20% बताना है, तो पहले वह संख्या पता कर ले हम। ये 5 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और 10 यहाँ पर डिवाइड में है तो इसके इंटू में चला जाएगा, तो 20 इंटू 10 लिख सकते हैं हम, और यहाँ बचेगा केवल x, तो यहाँ से x इक्वल टू 20 इंटू 10 200 हो जाएगा। तो वह संख्या या वह नंबर हमें मिल गया 200। अब इसका हमें 20% बताना है, तो 20% के लिए हम 200 इंटू 20 डिवाइड 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल, और 2 इंटू 2 4, और ये 0 40। ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन सेकंड।
नेक्स्ट है ए और बी किसी काम को 15 दिन में और 10 दिन में कर सकते हैं। ए 15 दिन में कर रहा है और बी 10 दिन में, और उस काम को कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है या ठेका लिया है उन्होंने 30,000 में। तो टोटल शेयर में से हमें ए का शेयर बताना है या ए का हिस्सा बताना है। ए और बी, ए को काम करने में लगते हैं 15 दिन और बी को लगते हैं 10 दिन। यहाँ पर हम कुल कार्य निकालेंगे, टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम लेकर। 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30 हो गया कुल कार्य। अब यहाँ पर हम ए और बी के एक दिन का काम निकालेंगे, वन डे वर्क कुल कार्य में कुल दिनों की संख्या से डिवाइड करके। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, कुल कार्य में डिवाइड करेंगे हम ए के कुल दिनों से। तो 15 से डिवाइड करेंगे, ये तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए एक दिन में 2 कार्य कर लेता है। और बी का निकालेंगे तो 30 में डिवाइड करेंगे हम 10 से, तो हमें 3 मिलेगा। इसका मतलब बी एक दिन में 3 कार्य कर लेता है। और जब भी हमसे कुल लाभ में से किसी एक का हिस्सा पूछा जाए तो हम इसी रेशो से निकालते हैं। यह एक दिन के कार्य का रेशो, या इसे हम कह सकते हैं एफिशिएंसी रेशो या फिर कार्य क्षमता का अनुपात, मतलब एक दिन के कार्य का अनुपात। अब यहां पर हमें ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा पूछा है तो जिसका पूछा है उसका रेशो हम ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में दोनों रेशो को प्लस करके 2 + 3 5 इंटू जितना टोटल अमाउंट है 30,000 में से बताना है, तो 30,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 से 30 और 3 0 सेम, तो ये 6,000। अब 2 × 6 12 और 3 0 आ जाएंगी तो 12,000 हो जाएगा। यहां से ए का हिस्सा हमें मिल गया 12,000, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है ए और बी किसी काम को 4500 रुपए में करते हैं, मतलब 4500 रुपए में ए और बी ने किसी कार्य को करने का ठेका लिया और ए अकेला उस काम को 8 दिनों में कर लेता है, बी अकेला 12 दिनों में कर लेता है, और सी की हेल्प से, विद द असिस्टेंस ऑफ सी की मदद से वो उस काम को खत्म कर लेते हैं 4 दिनों में। तो हमें टोटल शेयर में से सी का शेयर या सी का हिस्सा बताना है। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, एक है ए, बी और तीसरा है सी। ए अकेला उस काम को करता है 8 दिनों में और बी अकेला उस काम को करता है 12 दिनों में, और सी कितने दिनों में करता है अकेला ये हमें पता नहीं है। लेकिन ए, बी, सी तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में, क्योंकि पहले तो ए और बी थे, बाद में सी की मदद से वो इस काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये तीनों का टाइम दिया गया है 4 दिन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कार्य को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो यहां से हम कुल कार्य निकालेंगे 8, 12 और 4 का एलसीएम लेकर। इनका एलसीएम आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर है 12 और 12 का ऐसा मल्टीपल हमें देखना है जो 8 और 4 दोनों को डिवाइड करे, जो कि होता है 24। ये 24 8 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी, तो ये हो गया कुल कार्य। अब हम इनका एक दिन का कार्य निकालेंगे या वन डे वर्क। टोटल वर्क में या कुल कार्य में कुल दिनों की संख्या से डिवाइड करेंगे। तो 24 में डिवाइड करेंगे जब 8 से, तो ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। तो ए एक दिन में 3 कार्य कर लेता है। अब हम बी के लिए निकालेंगे, तो इसमें हम डिवाइड करेंगे 12 से। तो 12 से 24 2 बार डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब बी एक दिन में 2 कार्य कर लेता है। और अब हम तीनों के एक दिन का कार्य निकालेंगे, तो 24 में डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 से 24 6 बार डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ए, बी, सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 कार्य कर लेते हैं। यह है सभी का एक दिन का कार्य। एक दिन में ए करता है 3, बी करता है 2 और तीनों मिलकर करते हैं 6। अब ये 6 तीनों का दिया गया है, इसमें ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। तो इस 6 में से 3 कार्य तो ए करता है और 2 कार्य करता है बी। अब जो बाकी बचा हुआ होगा वो कर रहा होगा सी। तो बाकी बचा हुआ कितना है, 6 में से माइनस कर दें हम 3 और 2 को, 3 + 2 होते हैं 5, और 5 जब हम 6 में से माइनस करेंगे तो मिलेगा 1। इसका मतलब सी का एक दिन का कार्य है 1। यहां से हमें ए, बी, सी तीनों का एक दिन का कार्य मिल गया। ए, बी, सी ए करता है 3 और बी करता है 2 और सी करता है 1।
और जब भी कभी कुल हिस्से में से किसी एक का हिस्सा बताना हो तो हम एक दिन के कार्य के अनुपात से ही निकालते हैं, या इसे ही हम कार्य क्षमता या फिर एफिशिएंसी कहते हैं। इसी रेशो से हम सी का हिस्सा पता करेंगे। तो हमें सी का हिस्सा पता करना है। जिसका हिस्सा पता करना है उसका रेशो हम ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में तीनों रेशो को प्लस करेंगे, 3 + 2 + 1 6, और बताना कितने में से है, 4500 में से। इसको सॉल्व कर देंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42, 3 बचे, 30 जाएगा 5 बार और एक 0। तो सी का हिस्सा हमें मिल गया 750 रुपीज। यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और ए और बी साथ में 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। ए और बी हैं, ए करता है 12 दिनों में और ए और बी दोनों मिलकर साथ में, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को खत्म करते हैं 8 दिनों में। बिल्कुल सेम है पिछले क्वेश्चन जैसे। यहाँ पर हम टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम लेकर 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 24। तो 24 हमारा हो गया कुल कार्य या टोटल वर्क। अब हम एक दिन का कार्य, 1 डे वर्क निकालेंगे। तो 24 में डिवाइड करेंगे 12 से तो हमें 2 मिलेगा, और 24 में डिवाइड करेंगे 8 से तो 3 मिलेगा। ए के एक दिन का कार्य 1 डे वर्क हो गया 2, और ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम हो गया 3। तो इस 3 में ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। तो ए का एक दिन का हमें पता है 2, तो बाकी बचा हुआ कौन कर रहा होगा, बी। तो जब 2 कर लिया ए ने तो 2 माइनस कर दो 3 में से तो 1 बचेगा। तो यहां से हमें बी के एक दिन का कार्य हमें मिल गया 1, और हमें बताना है कि बी को अकेले उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो एक दिन का कार्य पता है और कुल कार्य पता है, तो कुल कार्य में हम एक दिन के कार्य से डिवाइड कर देंगे तो हमें कुल दिनों की संख्या पता चल जाएगी, ये नंबर ऑफ डेज। 24 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 24 ही मिलेंगे। इसका मतलब बी को पूरा काम अकेले करने में टाइम लगेगा 24 डेज का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायर है, एक तार है जिसको जब एक स्क्वायर के या एक वर्ग के रूप में बेंड किया जाता है या मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल होता है 484 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें एरिया बताना है या क्षेत्रफल बताना है जब उसी सेम तार को एक सर्किल के फॉर्म में या एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। यहाँ पर एक तार है जिसको एक वर्ग या स्क्वायर के रूप में मोड़ा गया है। ये हो गया स्क्वायर या वर्ग। इसकी चारों भुजाएं या सभी साइड्स बराबर होती हैं। इसका क्षेत्रफल मतलब ये अंदर वाला क्षेत्रफल या एरिया दिया गया है 484। स्क्वायर सेंटीमीटर में है और यहां पर भी स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अब यह है इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, या फिर जो भी भुजा दी गई है उसका हम वर्ग कर देते हैं। तो यहां पर एरिया या क्षेत्रफल हमें पता है 484 इक्वल टू, साइड की जगह पर हम s ही लिख देते हैं। अब ये 2 है पावर, इस तरफ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 का मतलब होता है रूट। तो 484 इक्वल टू साइड या फिर भुजा। ये 484 से बाहर निकल कर आएगा 22, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484। तो हमें स्क्वायर की या वर्ग की भुजा पता चल गई 22। तो जब ये 22 है, एक भुजा 22 है, मतलब सारी भुजाएं या सभी साइड्स 22 ही होंगी। अब जो ये तार था इससे हमने स्क्वायर बनाया था या वर्ग बनाया था, अब इसी से हम एक वृत्त बनाएंगे या सर्किल। इससे हमने ये वृत्त या सर्किल बना लिया, और इसका अंदर का ये क्षेत्रफल या एरिया हमें बताना है। और वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसको पता करने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें आर पता होना चाहिए। आर क्या होती है, त्रिज्या या रेडियस। ये हो गया इसका केंद्र। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है आर, या फिर सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी कहलाती है रेडियस। तो एरिया या क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। रेडियस कितनी होगी इसकी त्रिज्या।
अब इन दोनों में हम देखें कि एक चीज सेम है, इन दोनों का परिमाप। वर्ग है इसलिए इसको परिमाप कह रहे हैं, और ये वृत्त बन गया तो इसको परिधि कह रहे हैं। ये पेरीमीटर हो गया, ये सर्कमफ्रेंस हो गया। सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर क्या होता है? इसके बाहर की लंबाई। एक तार था, इस तार को मोड़ मोड़ कर एक स्क्वायर या वर्ग बना दिया, लेकिन तार की लंबाई तो सेम ही है। जितनी लंबाई यहाँ होगी उतनी लंबाई ही यहाँ पर होगी, और जब इससे हम वृत्त बना देंगे या सर्किल बना देंगे तो जो बाहर की ये लंबाई होगी वो भी सेम ही होगी जितनी कि इस वर्ग की होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस स्क्वायर का पेरीमीटर या परिमाप बराबर होगा इस वृत्त की परिधि के। परिधि के लिए हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो हम वृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं? इन चारों भुजाओं को, चारों साइड्स को जोड़ दो, या फिर एक में हम किसी एक भुजा में, किसी एक साइड में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा 4 × 22 इक्वल टू, सर्कमफ्रेंस या परिधि कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है 2πr, और पाई हमें कितना लेना है? क्वेश्चन में बोला गया है 22/7। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4 × 22, इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे कैंसिल होने वाला है। 2 × पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7 और r की जगह पर r। अब ये 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, 2 बार। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर बचा केवल 2, इस 2 का मल्टीप्लाई 7 में होगा तो 7 × 2 हो जाएंगे 14, और यहाँ पर बचा केवल r, तो 14 = r। तो हमें रेडियस या त्रिज्या पता चल गई 14 सेंटीमीटर। अब हम ये r की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, जिससे हम वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्किल हम फाइंड करेंगे। तो एरिया या क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7 इंटू r का स्क्वायर मतलब r का वर्ग, और r कितना है? 14, तो 14 का वर्ग कर देंगे हम, या 14 को 2 बार लिख देंगे। 7 से डिवाइड हो जाएगा 2 बार, 22 × 2 44, और इंटू करेंगे 14 का, या फिर इसको हमें इंटू करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पर 22 इंटू ये 2 से हमने कैंसिल कर दिया, तो हम ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कि लास्ट वाला नंबर हमें क्या मिलेगा। यहाँ पर है 2 × 2, 2 × 2 4, और 4 × 4 16 होता है, मतलब आखिर में लास्ट में हमें 6 मिलेगा। तो 6 हम चेक कर लेते हैं हमें कौन से ऑप्शन में मिल रहा है लास्ट में। यहाँ पर 0 है, ये 5 है, 6 है, और यहाँ पर 0 है। इसका मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा 616। या फिर अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो भी हमें क्षेत्रफल या एरिया 616 ही मिलेगा। ऑप्शन 3 ये है करेक्ट आंसर, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर हैं, इनका रेशो है 3:5, और हर एक में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, 9 घटा दिया जाता है, तो बाद में नया रेशो हो जाता है 12:23। तो स्मॉलर नंबर, छोटा नंबर हमें फाइंड करना है। दोनों नंबर का रेशो है 3:5, और इन दोनों नंबर में से ही 9 माइनस करना है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर माइनस का बोला है। अगर इंटू या डिवाइड हो रहा होता तो कर देते, तो हमें इस नंबर को पूरा करना पड़ेगा। रेशो का मतलब क्या होता है? इसके मल्टीप्लाई में एक और दूसरा नंबर भी है, तो जो नंबर साथ में है वो हम x मान लेते हैं। तो पहला नंबर हो गया 3x और दूसरा नंबर हो गया 5x। अब इन दोनों में से हम 9 माइनस कर देंगे, 3x - 9 और 5x - 9। माइनस करने के बाद नया रेशो हो जाता है 12:23। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वल में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 3x - 9 का 23 में, तो हमें मिलेगा 23 का 3 में करेंगे तो 3 3 = 9, 3 2 = 6, और साथ में x है, फिर माइनस का साइन, 23 का 9 में करेंगे, 27 की 7, 2 बचे, 9 2 = 18, 19 20, 207 इक्वल टू, अब हम इस 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, 12 × 5 60, और साथ में x भी है इंटू में, और माइनस का साइन, 12 का इंटू करेंगे अब 9 में,
तो यह जाएगा 108। अब हम इस 60 को इस तरफ ले आएंगे और माइनस के 207 को उस तरफ ले जाएंगे। तो 60x माइनस हो जाएगा 69x में से। तो 69 में 60 माइनस कर देंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये बचेंगे 9x इक्वल टू, ये 207 माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 207 और ये माइनस का 108। तो 108 को हम इसमें से माइनस कर दें। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9, फिर यहाँ पर भी 9 बचा और 1 में से 1 0, 99। तो यहाँ से हमें मिल गया 9x इक्वल टू 99। 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 11 बार डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू हमें मिल गया 11। अब छोटा वाला नंबर या छोटी संख्या हमें बतानी है। छोटी संख्या कौन सी होगी जिसका रेशो या अनुपात छोटा होगा? तो 5 और 3 में से छोटा है 3, तो 3x हमने क्या माना था? 3 में x मतलब 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 11 33। ये हो जाएगा आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। ये था लास्ट क्वेश्चन 31 अक्टूबर 2017 की शिफ्ट 2 का। थैंक यू।